8 राज्यों की 58 सीटों पर करीब 59% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में तो बम्पर वोटिंग हुई है, करीब 79% के आसपास वोटिंग हुई है। बिहार में 53.42%, हरियाणा में 58% से ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार वोटिंग का ट्रेंड, वैसे अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में भी वहां पर मत प्रतिशत अच्छा रहता है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लगातार जो वोटिंग परसेंटेज की गिरावट थी वो दर्ज रही है। लेकिन इस चरण में अपेक्षाकृत बेहतर मतदान हुआ, ये कह सकते हैं। झारखंड में 62%, बल्कि 63% के आसपास रहा। दिल्ली में भी 54% से ज़्यादा मतदान हुए। 5 बजे तक के आंकड़े, इसमें कुछ और अपडेट हो जाएगा। ओडिशा में 60% के आसपास मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में लेकिन 54% हुआ। अगर बहुत बढ़ता भी है तो आप ये समझ लीजिए कि 57-58% तक ये मतदान जाता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में या तो गर्मी का प्रकोप कह लें या मतदाताओं में अभी वो उत्साह नहीं आ पाया। जो भी कारण हो, इसको लेकर बहुत सारी एनालिसिस होती है। हम भी मेहमानों से बात करते हैं, तमाम राजनीतिक दल जो हैं इससे अपने अपने आकलन निकालते हैं। लेकिन गर्मी हो या जो भी वजह हो, एक बात साफ है कि 2024 के चुनाव में मतदाता उस तादाद में नहीं निकला जैसे पहले के चुनाव में निकलता रहा है। जम्मू कश्मीर में 52% से ज़्यादा मतदान हुआ। ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बारामूला में पिछली बार हम बात कर रहे थे, अनंतनाग में आज हमने बात की है, तो कश्मीर में काफ़ी बदलाव हुआ। बेशक यहाँ पर 52% मतदान है, लेकिन ये भी अपने आप में रिकॉर्ड वोटिंग है। जम्मू कश्मीर में वोटिंग को लेकर हालात बदले हैं। अब 1 जून को अंतिम चरण है, 57 सीटें बाकी रह गई हैं, बाकी सभी सीटों पर मतदान हो चुका है। तो इन 57 सीटों पर मतदान के साथ में अंतिम चरण भी 1 जून को संपूर्ण होगा। उसके लिए चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, इधर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डिम्पल यादव, ये तमाम लोग चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। बहरहाल अगर बात करें छठे चरण के मतदान की, तो छठे चरण के मतदान में हमने देखा है कि किस तरीके से कई जगहों पर तस्वीरें आई, लोगों का उत्साह दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और ये पोस्ट बड़ा समझने जैसा है। उनका कहना है, उन्होंने जो लिखा है वो ये है कि एनडीए के आंकड़े बेहतर दिख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट है, यानी ट्वीट जिसको आप कहते हैं, ये उन्होंने ट्विटर पर लिखा है। एनडीए के आंकड़े बेहतर दिख रहे हैं, एनडीए के नंबर जो हैं वो बेटर हुए हैं और इंडी वाले कहीं नहीं दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 सीटों पर मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। हालांकि बंगाल में कुछ जगहों पर हिंसा की खबर जरूर सामने आई, लेकिन बाकी जगहों पर चुनाव शांतिपूर्ण रहा। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत टूडू पर हमला हुआ। पत्थर लगने से उनका एक सुरक्षा कर्मी घायल हो गया। तमलुक में वोटिंग से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक टीएमसी समर्थक घायल हो गया। यहाँ से कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोटिंग हुई। छठे चरण में कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। चुनाव आयोग के मुताबिक छठे चरण के चुनाव में 58 सीटों पर शाम 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 77.99% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 51.35% मतदान हुआ। बात अगर वोटिंग प्रतिशत की करें तो शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में 14 सीटों के लिए हुए मतदान में 52.02% वोटिंग, हरियाणा में 10 सीटों के लिए 55.93% वोटिंग, बिहार में 8 सीटों के लिए 52.24%, पश्चिम बंगाल में 8 सीटों के लिए 77.99%, दिल्ली में 7 सीटों के लिए 53.73%, ओडिशा में 6 सीटों के लिए 59.60%, झारखंड में 4 सीटों के लिए 61.41%, जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए 51.35% वोटिंग हुई। छठे चरण के चुनाव में कई दिग्गज चेहरे मैदान में थे। इसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी भाग्य का फैसला होना है। इस चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि इन दिग्गजों को इस चुनावी खेल में शह मिलती है या फिर मात। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
अब छठे चरण में एक दिलचस्प पहलू ये था कि दिल्ली में आज मतदान हो रहा था। दिल्ली इसलिए खास, जैसे आपने देखा था पिछले चरण में जब मुंबई में मतदान हुआ तो कई फिल्मी सितारे आपको देखने को मिले। जब दिल्ली में मतदान हुआ तो ज़्यादातर राजनेता, उनका परिवार जो है वो दिल्ली के अब वोटर्स बन चुके हैं, तो कई राजनेता जो है यहाँ पर वोटिंग करते दिखाई दिए। आइए अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या तस्वीरें देखने को मिली है। पहले तो ये आप कई जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। आम मतदाता, 8 राज्य, 58 सीटें और लोकसभा का छठा चरण है। ये अब सेकंड लास्ट चरण एक तरीके से आप कह सकते हैं। अब अंतिम चरण बाकी है। अंतिम चरण के लिए चुनावी प्रचार अब भी तेज़ चल रहा है, लेकिन अंतिम चरण के प्रचार के साथ साथ में छठे चरण का मतदान भी आज चलता रहा। और इस छठे चरण के मतदान में अपेक्षाकृत अगर आप कह सकते हैं कि लोगों में बेहतर उत्साह रहा है। ये भी बात सही है कि गर्मी का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है उत्तर भारत में और देश के कई अन्य राज्यों में। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं हमारे संवाददाताओं की। कोने कोने में, चप्पे चप्पे से भारत एक्सप्रेस के संवाददाता आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहे। ये वो हमारे सहयोगी हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं, और हमारा मकसद है कि आप जनता के मिजाज को, और ख़ास तौर पर जब आप छठे चरण या वोटिंग को लेकर उत्साहित होते हैं तो आप उन तस्वीरों को देख पाएं जो ज़मीन पर देखने को मिल रही है। कुछ बड़े चेहरे जिन्होंने आज मताधिकार का इस्तेमाल किया, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे आप बांसुरी स्वराज को देख रहे हैं, या फिर आप वरुण गांधी को भी देख पा रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो काफ़ी चर्चा में रहे। वरुण गांधी तो खासे चर्चा में रहे हैं क्योंकि उनको इस बार टिकट नहीं मिला, किसी और दल में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे के बड़े कयास रहे। फिर अंतिम दिनों में अपनी माँ मेनका गांधी के लिए वो वोट मांगने के लिए भी आए। फिर इसके अलावा अजय माकन और अन्य चेहरों को भी आप देख रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि दिल्ली में जो मतदान हुआ उसमें कई राजनीतिक चेहरे आपको देखने को मिले। ये कुछ और तस्वीरें हैं जहां पर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। इनमें गौतम गंभीर, बांसुरी स्वराज और तमाम अन्य जगहों पर नेता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। कुछ बड़े चेहरों से तात्पर्य है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी भी अपना वोट डालने के लिए पहुंची परिवार समेत, यानी बेटे राहुल और बेटी प्रियंका के साथ में। कांग्रेस महासचिव हैं प्रियंका गांधी, मीनाक्षी लेखी, स्वाति मालीवाल खासी चर्चा में रही, राज्यसभा सांसद भी हैं, इस वक्त भी चर्चा में बनी हुई हैं मारपीट मामले में। वहीं आतिशी जो कि मंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये हरियाणा की सीटें हैं। हरियाणा में अलग अलग जगहों पर किस तरह से मतदान हुआ और कौन कौन नेता मतदान करने के लिए आज मतदान केंद्रों पर पहुंचे, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इनमें सबसे पहली तस्वीर तो आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की देख ही रहे हैं। और ये फिर एक बार कुछ बड़े चेहरे जिन्होंने दिल्ली में मतदान किया। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम अन्य लोग, चाहे वो एलजी हों। गौतम गंभीर तो खुद भी पहले सांसद रह चुके हैं दिल्ली से। मनोज तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिल्ली से। कन्हैया कुमार से उनका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मुकाबला है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, हालांकि मनोज तिवारी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। सुल्तानपुर से इसी तरह मेनका गांधी मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही हैं। आजमगढ़ की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी निश्चित तौर पर। यहाँ पर निरहुआ जो हैं वो पिछली बार जीते थे जब अखिलेश ने इस सीट को छोड़ा था, लेकिन उस समय गुड्डू जमाली जो है उन्होंने भी अच्छा खासा वोट काटा था। जगदम्बिका पाल पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रत्याशी हैं। संबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। और राजबब्बर, बड़ा चौंकाने वाला निर्णय था लेकिन दिलचस्प रहा। गुरुग्राम से उनको प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया, तो मुकाबले को दिलचस्प बना दिया कांग्रेस ने यहाँ से उनको उतारकर। अभी तक वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान भी एक समय उनके हाथों में रही है, जाने माने अभिनेता रहे हैं। ये गांधी परिवार को आप देख रहे हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल ने एक सेल्फी भी ली, उसको पोस्ट भी किया आज। रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका वाड्रा के पति हैं, और प्रियंका जो कांग्रेस की महासचिव भी हैं, स्टार प्रचारक भी रहीं।
तो ये तस्वीरें थी, मैंने फटाफट तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया। दिल्ली हरियाणा बड़े महत्वपूर्ण थे और कुछ बड़े चेहरे, जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि दिल्ली में चुनाव था तो निश्चित तौर पर राजनीति के तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम नेताओं ने गठबंधन के धर्म का पालन करते हुए दिल्ली के निर्माण भवन मतदान केंद्र से मतदान किया। यहाँ से प्रियंका गांधी भी परिवार समेत मतदान में शामिल हुई। उनकी बेटी मिराया ने लोगों को घरों से बाहर निकलने और मतदान करने की अपील की। हमारे सहयोगी रमेश सिंह ने मौके का जायजा लिया। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने आज इस जो हम इस समय निर्माण भवन के बूथ पे हैं, यहां से कांग्रेस के सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और साथ साथ प्रियंका गांधी के परिवार ने कांग्रेस की जगह जो बटन दबाया वोटिंग बूथ पे, वो झाड़ू पे दबाया। तो ये लोकतंत्र की ताकत है। जिस तरह से लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है वो दिखता है। गठबंधन की ये आप गरिमा कह सकते हैं और लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा लेकर एक बार फिर देश को मजबूत हाथों में सौंपें। देखना होगा 4 जून को जब परिणाम आएगा तो सत्ता का जो सेहरा है वो किसके सर पर बांधा जाएगा। कैमरामैन शरद बारिक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। छठा चरण कई मायनों में दिलचस्प रहा, लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है जो भारतीय चुनाव के साथ अब जुड़ गया है। देखिए, धीरे धीरे देश की आबादी बढ़ी और इसमें युवा मतदाताओं की, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स की तादाद भी बढ़ती चली गई। ये वो वर्ग है जिसने राजनीति को 360 डिग्री बदल कर रख दिया है। इसलिए क्योंकि इनकी एस्पिरेशन, इनकी तादाद ज़्यादा है, दूसरा इनको प्रभावित करना आसान माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ इनकी एस्पिरेशंस होती हैं, यानी इनकी उम्मीदों पर खरा उतरना भी एक चुनौती होती है। तो कभी युवा चेहरे के तौर पर, कभी उनके सामने एक बड़ी इमेज के साथ में तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात के प्रयास किए हैं। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि फर्स्ट टाइम वोटर जब जाते हैं मतदान करने के लिए तो उनके लिए एक और उत्साह का विषय ये होता है कि निर्वाचन आयोग उन्हें एक सर्टिफिकेट भी देता है। हमने इन लोगों से बातचीत की, देखिए इनका उत्साह क्या रहा। मैं बोलना चाहूंगी that everybody should vote, hence every vote counts. That's the spirit of democracy. And I ask everybody who's 18 years old right now with their voter IDs to go and vote for our country. मैं चाहती हूँ कि इस देश का रिप्रेजेंटेटिव इस देश का नाम बाकी जगहों पे जाके रोशन करे। मैं चाहती हूँ कि इस देश में पूरी पॉलिटिकल इक्वालिटी आ जाए, नॉट जस्ट पॉलिटिकल, इवन डोमेस्टिक, इन एवरी वे इक्वालिटी शुड बी एडमिनिस्टर्ड इस देश में। और मैं ये भी चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा और बूस्ट अप दिया जाए। जैसे दुनिया चेंज हो रही है आसपास, उस हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। ये वाला चुनाव जो है इस गर्मी के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि गर्मी अन्य सालों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही अपना कहर बरपाती दिखाई दी है। कई जगहों पर पारा 49 डिग्री 50 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो दिल्ली में भी गर्मी का बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी के बीच मतदान हुआ। देश में जहाँ जहाँ भी मतदान था वहाँ पर भीषण गर्मी के बीच में मतदान हुआ और चुनाव आयोग ने हर बूथ पर पानी समेत ज़रूरी इंतजाम भी किए। इसके बावजूद मतदाताओं की मुश्किलें कम नहीं हुई। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के संत कबीर नगर में वोट डालने आई महिला की मौत तक हो गई, जबकि सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़ में कुछ लोगों के बीमार होने की जानकारी मिली। सुल्तानपुर में तो पीठासीन अधिकारी की तबीयत बिगड़ गई। सुल्तानपुर के एक मतदान केंद्र का जायजा हमारे सहयोगी रजनीश पांडे ने लिया। इलेक्शन कमीशन के लाख कोशिश के बाद भी मत प्रतिशत न बढ़ पाने का एक बड़ा कारण गर्मी का कहर भी है। दोपहर है, आप देख सकते हैं कि सुल्तानपुर का यह राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज है जहां जो भीड़ होनी चाहिए, चूंकि हम लोग सुबह आए थे तो यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन धूप का ही असर कहेंगे कि यहाँ पे जो तादाद है वो तादाद नहीं। आप देख सकते हैं कि गिने चुने लोग आ रहे हैं और ये सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं। तो जो भीड़ होनी चाहिए थी और उसके लिए प्रशासन लाख व्यवस्था की आप देख सकते हैं कि बाहर टेंट भी लगाया गया है। कारण साफ है कि जब हमारे सम्मानित मतदाता आएंगे तो टेंट के नीचे अगर लाइन भी लगेगी तो टेंट के नीचे रहेंगे, उनको धूप नहीं लगेगी। लेकिन धूप का कहर ये है कि इस समय सुल्तानपुर का जो तापमान है वो 43 से ऊपर जा रहा है और वही लोग मतदान करने आ रहे हैं
जो ये सोच के आ रहे हैं कि चलिए इस समय जो कतार होगी वो खत्म हो चुकी होगी, भीड़ कम होगी, वही हो भी रहा। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, सुल्तानपुर। इन चुनाव में अरविंद केजरीवाल खासे चर्चा में रहे। पहले जेल जाने को लेकर, बाद में स्वाति मालीवाल का मामला सामने आया। इस सब के बीच में उनको प्रचार के लिए इंटरिम बेल भी दे दी गई। उन्होंने आज एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तर्ज पर कूद पड़े, जिसका दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने करारा जवाब दिया है। दरअसल दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने सपरिवार वोटिंग में हिस्सा लिया और एक्स पोस्ट पर तस्वीर शेयर की तो पाकिस्तान के फवाद चौधरी को मिर्ची लग गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लिखा कि मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मेरी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला। आप भी वोट डालने ज़रूर जाएं। ये अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट रहा। उन्होंने फवाद चौधरी को सीधे एक तरीके से एड्रेस करते हुए लिखा कि हम अपने मामले संभालने में सक्षम हैं, आपके ट्वीट की ज़रूरत नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, आप अपने देश को संभालिए। ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा। ये बड़ा मुद्दा छाया हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके, निश्चित तौर पर नेता जब भी इस तरीके से कोई ट्वीट करते हैं तो उसका एक मकसद साफ होता है कि जनता के बीच एक संदेश देना। फवाद चौधरी के ट्वीट का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में विपक्ष के खिलाफ जमकर किया गया। अब इस पूरे मामले पर फवाद चौधरी को किस तरह से मिर्ची लगी वो भी देखिए। दिल्ली सीएम के इस एक्स पोस्ट के बाद फवाद चौधरी ने पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया और लिखा, उम्मीद है शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करेगी। ये बात उन्होंने कही। अब जब इन्होंने पोस्ट किया तो फिर ये इसके बाद में ट्वीट और रीपोस्ट का जो सिलसिला था वो लगातार चलता रहा। ये फवाद चौधरी ने अरविंद केजरीवाल के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा। उन्होंने इस पोस्ट पर जब कुछ लिखा तो केजरीवाल ने करारा जवाब दिया और लिखा कि चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, आप अपने देश को संभालिए। और केजरीवाल ने एक और एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर क्या कहा। चुनाव आता है तो हर पार्टी का अपना अधिकार है कि वो अपने अच्छे कामों को गिनाती है, बताती है। आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन के सेक्टर में काम किया। मुझे याद है कि 2022 में मैं लंदन था तो उस वक्त जो है वर्ल्ड के सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स का कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। मैं सेंट जेम्स कोर्ट होटल में ही रुका हुआ था, जो ताज ग्रुप का होटल है, अक्सर मैं वहीं रुकता हूँ। तो वहाँ मनीष सिसोदिया जी मुझे मिल गए। उनकी पूरी टीम भी थी, बहुत सारे IAS अफसर उनके टीम के थे। तो मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं, एजुकेशन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आज संजोग से उन्हीं के बनाए एक स्कूल में वोट डालने के लिए हम लोग आए हैं। ये देख के कह सकते हैं कि एजुकेशन में आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया। तो आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया एजुकेशन, और उनके इस मुद्दे ने उनके लिए सहयोग भी काम किया। लेकिन उधर 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं वो काम भी काबिले तारीफ हैं। एक काम की तुलना में जरूर आज गिनाना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम बीजेपी सरकार ने किया है 10 सालों में, वो भूतो न भविष्यति था। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं लखनऊ में हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन किया, तो जब मैं अपने गांव शेरपुर गाजीपुर से जब निकलता था तो लखनऊ पहुंचने में 12-13 घंटे लगते थे। जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है और मैं जब दिल्ली से निकला हूं अपने गांव, तो आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली से शेरपुर पहुंचने में मुझे टोटल लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी, आप समझिए कि नोएडा मतलब दिल्ली से निकले करीब 3 घंटे में हम आगरा पहुंच गए। 3 घंटे में हम 4 घंटे में हम आगरा से लखनऊ क्रॉस कर गए और लखनऊ से अपने गांव करीब 2.5 घंटे में पहुंच गए। तो आप ये समझिए कि 3, 6, 2, 8, 8.5 घंटे में हम 1000 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करते हुए अपने गांव पहुंच गए। इतनी दूरी हम 384 किलोमीटर है मेरे गांव से लखनऊ, 13 घंटे लगते थे। आप सोच के देखिए कि कितना मतलब कितना परिवर्तन आया, लोगों के जीवन में कितनी गति आई, उद्योग धंधों को कितना बढ़ावा मिला। और इसके अलावा जो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई की गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो है लोग कहीं न कहीं आलसी होते जा रहे हैं। उनको एक नया जो एक पैराडिगम शिफ्ट या क्वांटम जंप लाइफ में जो मिलना चाहिए, उनको घर बिठाए आप खिला रहे हैं तो उनको
कुछ और ज्यादा करने की इच्छा नहीं है। एक आश्वासन है उनको कि घर पे खाना मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत जैसे 140 करोड़ से ऊपर की आबादी वाले देश में यह एक बहुत बड़ी राहत की भी सूचना है। और लोगों के पेट का ध्यान करना वेलफेयर गवर्नमेंट का पहला लक्ष्य है, पहला नियम है। तो मेरा ये मानना है कि ये चुनाव जो है 2024 का, 2014, 2019 और 2024, ये सबसे संतुलित चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि 10 साल में बीजेपी ने कितना अच्छा काम किया है, और यही चुनाव तय करेगा दिल्ली के जो रिजल्ट आएंगे कि केजरीवाल को जनता ने स्वीकारा या नकार दिया।